मैं आपको ये मेरा पहला वीडियो है रिगार्डिंग इम्पल्स एंड मोमेंटम। हाँ जी, तो आप ये देख सकते हैं, ये हमारा एक ही दयाल का आपका इंडेक्स है। तो इसके अंदर आप ये देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक जो है सिलेबस आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया तक, ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ तक तो आपका सिलेबस है यूनिट 1 और यूनिट 2। ठीक है, ये वाला यूनिट भी होता है यूनिट 2 में, क्योंकि आपके मिड सेम 1 में आया। अब यहाँ से जो स्टार्ट होता है रेक्टिलिनियर मोशन, 14वां चैप्टर, 15वां चैप्टर, ये वाला चैप्टर जो है ये काइनेटिक्स ऑफ पार्टिकल, ये आप एंड में करना। लेकिन ये 14वां चैप्टर, 15वां चैप्टर और आपका इम्पल्स एंड मोमेंटम 17वां और 18वां, और आपका ये वाला चैप्टर, चैप्टर नंबर 21, ये रिजिड बॉडी मोशन। तो यहाँ पर ये वाला एक 21 हो गया, एक हो गया 17, 18 और आपका 14 और 15वां चैप्टर। ये जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 16, ये सिलेबस के अंदर है, और चैप्टर नंबर 19 भी है, लेकिन 20 बिल्कुल भी नहीं है। ये मत करना, चैप्टर नंबर 19 है, लेकिन ये आप पढ़ेंगे, ये आप अगर ढंग से कर लेते हैं तो कुछ क्वेश्चंस इसमें रिलेटिव वेलोसिटी के हैं जो कि आपके इसके अंदर फिर से आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगला जो है वो ये इम्पोर्टेंट है, काइनेमेटिक्स ऑफ रिजिड बॉडी। और ये जो चैप्टर है क्या कहते हैं 22, ये वाला भी आपका सिलेबस के अंदर है, लेकिन आपको ये बाद में करना है। एक ये वाला चैप्टर बाद में करना है, और ये सब नहीं है 22, 23, ये 23, 24, ये सब आप छोड़ सकते हैं कम्प्लीटली। लेकिन ये आपको पढ़ना पड़ेगा थोड़ा बहुत, और इसमें सब करवाया हुआ है, जैसे यलेम्बर्ट प्रिंसिपल, ये सब आप पढ़ चुके हैं। ये बॉडी में है, पहला पार्टिकल था, अब ये बॉडी है। बॉडी और पार्टिकल में फ़र्क क्या होता है वो मैं अभी आपको समझा दूंगा। और ये वाला 19वां, यानी कि 19 और 22, ये आपको बाद में पढ़ने हैं, प्लस ये वाला 16वां चैप्टर, ये भी आपको बाद में पढ़ना है। अभी मैं इस वीडियो के अंदर 2 चैप्टर कवर कर रहा हूँ, या खाली एक ही करूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो। तो इसमें आपको मैं कवर करने वाला हूँ आपका ये वाला चैप्टर, इम्पल्स एंड मोमेंटम। ठीक है, ये वाला चैप्टर मैं आपको पीडीएफ, बुक की पीडीएफ से ही समझाऊंगा। ठीक है, तो हम आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो 2 चैप्टर हैं 17 और 18, ये आपस में लिंक्ड है। ये जो है ये चैप्टर इम्पल्स का है, और ये जो चैप्टर है ये कोलिजन का है, और यही जो इसके फंडामेंटल्स हैं ये इसमें काम है। ठीक है, तो मैं आपको चैप्टर नंबर 17 से शुरू कर रहा हूँ, ये वाला चैप्टर जिसमें प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम। इस चैप्टर के अंदर आपको बताया गया है कि बेसिकली इम्पल्स क्या होता है। इम्पल्स का मतलब होता है आई, और दैट इज इक्वल टू एफ इंटू डी टी। अब यहाँ पे ये है इसकी डेफिनेशन, बाय द डेफिनेशन इम्पल्स ये चीज़ होती है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, आई एफ एवरेज इंटू डेल्टा टी। ठीक है, अब मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम और इम्पल्स ये दोनों अलग चीज़ें हैं, पर ये आपस में इक्वल होती हैं। कैसे इक्वल होती हैं, यहाँ देखिए एफ इज इक्वल टू एम ए एक्स होता है। अब ए को आप डी वी बाई डी टी लिख सकते हैं, और एम बाहर करके आप इसको टोटल ब्रैकेट में लेके चेंज इन मोमेंटम,
इसका मतलब हो गया चेंज इन मोमेंटम। अब आप यहाँ पर ये देख रहे हैं कि यहाँ पर ये dt है, ये dt जब इधर मल्टीप्लाई होता है तो ये क्या बन जाएगा, f इंटू डी टी विल बी इक्वल टू m dv, या कह लो d ऑफ डेरिवेटिव ऑफ mv, यानी कि एफ डी टी जो होता है वो चेंज इन मोमेंटम के इक्वल होता है। जैसे कि अगर ये x में जा रहा है तो d ऑफ एम वी एक्स विल बी इक्वल टू एफ एक्स डी टी। y में मोमेंटम और x में मोमेंटम, ये दोनों अलग अलग मोमेंटम कहलाएंगे। ठीक है, इस चीज को बोलते हैं मोमेंटम और इम्पल्स। अब यहाँ पर ये यही बात समझा रहा है, एफ एक्स डी एम वी एक्स एफ वाई डी एम वी वाई। और यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये लिखा हुआ है अगर दो ऑब्जेक्ट्स, देखिए यहाँ पर ये लिखा है डिफरेंशियल चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल ड्यूरिंग इंटरवल टाइम dt, differential change in momentum is equal to the impulse of the force acting during the same interval. Integrating the equations, यहाँ पर आप ये जो डेरिवेटिव है इसको इधर ले जाएंगे तो ये इंटीग्रेशन इधर आ जाएगा, तो दिस इज कॉल्ड एज चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू इम्पल्स जनरेटेड। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू इम्पल्स। ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के अंदर ये एक पार्टिकल के लिए है। अगर कई सारे सिस्टम ऑफ पार्टिकल आपस में उनमें मोमेंटम ट्रांसफर होता है, मोमेंटम जनरेट होता है या वो आपस में कोलाइड करती हैं, तो इनिशियल मोमेंटम माइनस उनका फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू इम्पल्स जनरेटेड। ये आपको न्यूमेरिकल से ज़्यादा समझ में आएगा। अब एक चीज़ आती है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कैसे कंजर्व होता है? इट इज ऑब्जर्व्ड दैट when sum of impulses during external force is zero। अब अगर impulses जो है वो जीरो हो जाए, यानी कि जो इम्पल्स ये जो है एफ इंटू डी टी, ये जो इम्पल्स है ये जनरेट ही ना हो, सारा का सारा जो एनर्जी है वो मोमेंटम में ट्रांसफ़र हो जाए, एनर्जी जो है वो मोमेंटम में ट्रांसफ़र हो जाए, तो इस सिस्टम के अंदर मोमेंटम कंजर्व हो जाता है। यानी कि इनिशियली अगर कोई मोमेंटम रहा होगा वो पूरा का पूरा फाइनल में कंजर्व हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब यहाँ पर ये वाला जो केस है ये एक आइडियल केस होता है। नेट मोमेंटम, ये इसकी जो डेफिनेशन में लिखना जरूरी है, नेट मोमेंटम नेट इम्पल्स ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो। नेट इम्पल्स प्रोड्यूस ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो, देन मोमेंटम इज कंजर्व्ड। ओके, यानी कि एक सिस्टम के अंदर जो, अब जैसे कि ये कैनन है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये कैनन है, इसने इसको फायर किया। अब यहाँ पर कोई इसको रोक नहीं रहा, जैसे कोई फ्रिक्शन है या कोई और चीज़ जो इसको बीच में इम्पल्स को एब्जॉर्ब करे। ये इम्पल्स जनरेट हुआ और पूरा का पूरा एक तरफ इसको बुलेट को आगे किया और दूसरी तरफ ये गन पीछे की तरफ गई, तो टोटली इम्पल्स इन्होंने एब्जॉर्ब कर लिया। तो इसलिए इनिशियल इम्पल्स, यहाँ पर देखिए इनिशियल जो मोमेंटम इसका लिया गया है वो जीरो है, इनिशियल मोमेंटम एंड इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, यानी कि मास ऑफ द गन एंड वेलोसिटी ऑफ द गन प्लस मास ऑफ द बुलेट इनटू वेलोसिटी ऑफ द बुलेट। ये एस जो है ये शेल है, शेल। ठीक है, तो ये जो है आपका, इसको बोला जाता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के ऊपर न्यूमेरिकल, और ये इसकी इक्वेशन। अब यहाँ पर आप ये देखिए कि आपका मोमेंटम जो एफ इंटू डी टी है उसका न्यूमेरिकल कैसा होता है। इसके न्यूमेरिकल में आप ये देखेंगे, ये आपको पढ़ना नहीं है, आपको ये करके भी देखना है।
हाँ जी। तो यहाँ पर आप ये देखेंगे एक बैट है, एक बैट है। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं इस क्वेश्चन में एक लिखा हुआ है, द बॉल ऑफ मास 100 ग्राम इज मूविंग टुवर्ड्स अ बैट with a velocity of 25 meter per second. So when it is hit by a ball, attain a velocity of 40 meter per second. If the bat and the ball are in contact for 0.015 second, determine the average impulse force. यहाँ पर ये क्या होता है कि ये एक बैट है, बॉल आती है एक डायरेक्शन में, इस पे पॉइंट 1.015 सेकेंड के लिए टकराती है और ऐसे चली जाती है, गिवन है 25 से आ रहा है 40 डिग्री पे ऐसे रोटेट हुआ है। अब आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है कि अब यहाँ पर इम्पल्स जो ट्रांसफर हुआ है, एफ की वैल्यू क्या होगी, एम इंटू एफ एक्स डी टी इज इक्वल टू एम इंटू वी एक्स। जैसे कि ये एम इसने किलोग्राम में निकाल लिया, एफ एक्स डी टी इज इक्वल टू ऐसे ले लिया एफ एवरेज। यहाँ पर ये देखिए ये लिखा है एफ एक्स डेल्टा टी क्या होगा, एक्स के अंदर क्या चेंज आया है, पहले वो 25 से जा रही थी, ये हो गया इनिशियल मोमेंटम, तो ये क्या हो जाएगा 25 इंटू 0.1, 0.1 क्यों किया है, 0.1 इसका मास है, मास इंटू ये हो गया इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम क्या है, ये 330, ये कैसे आया, एक्स डायरेक्शन में ये जो वेलोसिटी है vx2, ये इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है 40 cos 40 डिग्री, 40 cos 40 डिग्री v2। तो ये हमने फाइनल मोमेंटम और इनिशियल मोमेंटम, तो ये एफ एवरेज आ जाएगा क्योंकि हमें टाइम दिया हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से हमने वाई डायरेक्शन के अंदर इनिशियली देखो 0 है वेलोसिटी वाई में, लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी वाई में भी है, इट इज एफ अपना 40 साइन 40 डिग्री, तो ये वेलोसिटी है। तो ये एफ एवरेज जो होगा ये क्या होगा, ये फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल वेलोसिटी वाई में 0 है, तो ये फाइनली वाई के अंदर एफ की एवरेज वैल्यू आ जाएगी एफ वाई। तो नेट फोर्स कितना ट्रांसफर हुआ है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये इस तरीके से इम्पल्स का क्वेश्चन आता है, पर ये मत समझना कि तुम्हारे से आगे वाले क्वेश्चन निकल जाएंगे, लेकिन इसका कंसेप्ट तो इतना ही। अब जो आपका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे ये जो क्वेश्चन है, इसमें देखिए एक 3000 किलोग्राम की कैनन है, उसमें 50 किलोग्राम का शेल है, फायर होता है 300 की स्पीड अटेन कर ली है। वो बोलता है कि ये जो कैनन है इसकी स्पीड बताओ कि कितनी स्पीड रहेगी, और ये बताओ कि कैनन को अगर 0.6 मीटर में रोकना है तो बताओ कितनी एक्सलरेशन मुझे चाहिए अगर इसको 0.6 मीटर में रोकना है। Yes, you can see in this example, shell is fired at 300 meter per second and its weight is 50 kilograms. So initial momentum is 0. The system is at rest, so initial momentum is 0. Final momentum is this, and you can calculate the final velocity of the gun, because initial velocity or final velocity of the bullet is given to you 300. Now Vg means velocity of the gun is in the negative direction, so you can find out how much distance is required to stop. It is given that the distance is given 0.6 meter, you have to stop it within 0.6 मीटर, मीन्स आपको 0.6 मीटर में इसको स्टॉप करना है।
तो यहाँ से आप देखिए, यहाँ से आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन आ जाएगी। और डिस्टेंस आपको पता है, तो फोर्स कितना होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। डिस्टेंस आपको पता है, सॉरी, आप वहां से भी निकाल सकते हैं, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। या फिर आप ये फॉर्मूला लगाओ और टाइम बताओ कितने टाइम बाद वो स्टॉप हो जाएगी, तो वो यहाँ से आपने इसको निकाल लिया। ठीक है। तीसरे टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो इसके अंदर आते हैं उसको बोला जाता है बोट वाले। ये क्वेश्चन, ये बोट वाले क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर भी देखिए आप, यहाँ पर कोई भी फ्रिक्शन नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पर ये बोट है, इसके ऊपर ये आदमी है, ये बोट इनिशियल मोमेंटम इनका 0 है। इस क्वेश्चन में ये बोलता है कि ये आदमी यहाँ पे चलता है और इधर से कूद जाता है। तो इसके अंदर एक रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट आपको समझना पड़ेगा। अब यहाँ पर मास ऑफ द मैन इज 50 kg, मास ऑफ द बोट जो है वो 250 kg है। ये 1 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है, सॉरी ये डिस्टेंस 5 मीटर का ट्रेवल करता है, और वेलोसिटी जो है इसकी 1 मीटर पर सेकंड से इस डायरेक्शन में भागता है, 1 मीटर पर सेकंड से इस डायरेक्शन में भागता है। ठीक है। अब आप देखेंगे कि इनिशियल मोमेंटम जो है, इसमें एक चीज़ होती है कि ये जो वेलोसिटी है 1 मीटर पर सेकंड, इसको बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ द मैन, वेलोसिटी ऑफ द मैन विद रिस्पेक्ट टू बोट। ये दिया हुआ है 1 मीटर पर सेकंड। ठीक है। तो 1 मीटर पर सेकंड से अगर ये भाग रहा है तो ये है इसकी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू बोट। तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इसकी वेलोसिटी क्या होगी, इसके लिए फॉर्मूला है वेलोसिटी ऑफ द मैन विद रिस्पेक्ट टू बोट इज वेलोसिटी ऑफ द मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ द बोट। ये Vm और Vb क्या है, ये विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड है वेलोसिटी। तो अगर आप यहाँ से देखेंगे Vm क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ द मैन विद रिस्पेक्ट टू बोट प्लस वेलोसिटी ऑफ द बोट। इसको समझिए, सिंपल सी बात है, ये अगर एम बी है तो यहाँ पे एम बी रहेगा, यानी कि वी एम माइनस वी बी। यहाँ से आप हम वी एम निकाल सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ द मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या रहेगा, वेलोसिटी ऑफ द मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ द मैन विद रिस्पेक्ट टू बोट प्लस वेलोसिटी ऑफ द बोट। तो आपको पता है कि ये इस डायरेक्शन में भाग रहा है और इस डायरेक्शन में पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर ये -1 लेंगे और प्लस वी बी, हमारे पास ये रिलेशन आ जाएगा। हमें और क्या दिया हुआ है, हमें और कुछ भी नहीं दिया हुआ। अब क्योंकि सिस्टम में मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा तो इनिशियल मोमेंटम तो 0 है, फाइनल मोमेंटम क्या रहेगा, एम वी वी बी प्लस एम बी। ये जो आप मोमेंटम देख रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। तो यहाँ पे वी एम की वैल्यू यहाँ से निकाल के इसमें डाल दिया मैंने, ये देखिए इसकी निकाल के वैल्यू इसमें डाल दी, तो ये क्या बच गया, प्लस 250 इंटू वी बी। 250 क्या है, इसका वेट है। ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक रिलेशन, यहाँ पर हमने सिंपली वी बी की वैल्यू आ जाएगी क्योंकि हमने वी ए की वैल्यू, वी एम की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ वी बी हमने डाल दी है। यहाँ से हमें वेलोसिटी ऑफ द बोट आ जाएगा, ये कितनी वेलोसिटी है, इतनी वेलोसिटी से बोट जो है वो इस डायरेक्शन में भागेगी। जब ये इधर भागेगा तो वेलोसिटी ऑफ द बोट होगी इतनी। ये बड़े ध्यान से समझ के करने वाले न्यूमेरिकल हैं। इसके बाद आपको वेलोसिटी मिल गई, आपको ये दिया हुआ है कि वो 1 मीटर ट्रेवल किया है, तो वेलोसिटी डिस्टेंस डिवाइडेड बाय द, सॉरी हाँ, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय द वेलोसिटी जो है ये हमें 5 सेकंड, ये बता रहा है कि 5 सेकंड में वो बोट वाला नीचे कूद जाएगा। और बोट कितना चलेगी, वेलोसिटी इंटू टाइम, बोट 5 मीटर, टाइम जो है 5 सेकंड है, तो बोट इतना ट्रेवल करेगी जब ये यहाँ से कूदेगा। ठीक है। तो ये एक न्यूमेरिकल है इम्पॉर्टेंट, ये मैं क्लास में करवाता हूँ। और इस बार क्योंकि
आपके पास टाइम कम है तो मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया है इम्पल्स एंड मोमेंटम। अब आप यहाँ पर ये देखेंगे कि अगला जो क्वेश्चन है उसके अंदर भी ऐसा ही है। ये क्वेश्चन इसके अंदर बता रहा है कि ये दोनों पहले ऐसे जा रहे होते हैं, ये दोनों भी से जा रहे होते हैं। ये मैन क्या करता है, ये उल्टी डायरेक्शन के अंदर भागता है, जिससे कि क्या होता है v प्लस डेल्टा v हो जाता है। ये जो वेलोसिटी है ये डेल्टा v इसमें एडिशन हो जाता है। अब जब ये यहाँ से कूदेगा तो इसकी वजह से इसमें डेल्टा v का चेंज आता है, और वही डेल्टा v का यहाँ पर एक फॉर्मूला ड्राइव होता है कि चेंज इन द बोट वेलोसिटी जो होती है डेल्टा v, वो होती है स्मॉल w यानी कि मैन की वेलोसिटी जिससे वो भागा है डिवाइडेड बाय w प्लस w। ये एक फॉर्मूला ड्राइव होता है। इससे अगले क्वेश्चन में यही फॉर्मूला यूज करके ये क्वेश्चन सॉल्व किया गया। ये वाला यहाँ पर आप देख रहे हैं ये फॉर्मूला डेल्टा v का, ये सीधा यूज कर रहा डेल्टा v mv m प्लस m। ये जो क्वेश्चन है आपको पहले लगाना पड़ेगा ये वाला, फिर आप अगला क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि ये सीधा ड्राइव करके इसमें लगता है ये क्वेश्चन। तो क्वेश्चन के अंदर ही क्वेश्चन है और इस पे बेस्ड है। ये वाला क्वेश्चन बहुत सिंपल है, इसी पे बेस्ड है ये भी क्वेश्चन। ये आप बुक से पढ़ेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाए। इस चैप्टर के अंदर आप जैसे ये पहला क्वेश्चन पढ़ लीजिए, ये अनसॉल्व प्रॉब्लम्स हैं। ए ब्लॉक ऑफ मास रेस्टिंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस एक्टिंग बाय, इसकी डायग्राम दिया होगा यहाँ पे, ये डायग्राम दिया हुआ है। ये जो है ये इम्पल्स के ऊपर क्वेश्चन है। पहले फोर्स इतना लग रहा है, फिर एकदम से हमने इम्पल्स दिया तो वो जीरो हो गया। ये रेस्टिंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस एक्टिंग upon a force F which varies as shown in the figure. The coefficient of friction between the block and the surface is this. Find the velocity of the block when t is equal to this and t is equal to 10 सेकेंड। तो t is equal to 5 पे आपको फोर्स पता लग गया, ठीक है। फोर्स आपको पता है, टाइम आपको पता है, तो मास आपको दिया हुआ है, तो वेलोसिटी निकाल सकते हैं। उसके बाद t is equal to 10 सेकेंड पे बेसिकली आप इसका एरिया निकालिए। t इज इक्वल टू 10 सेकेंड पे हमारा जो चेंज इन मोमेंटम रहेगा वो इसका एरिया रहेगा, ये छोटे वाले ट्रायंगल का, वो m इंटू वी हो जाएगा। तो 5 सेकेंड के अंदर वो वेलोसिटी जो है, फोर्स जो है वो 250 से ज़ीरो हो जाता है। तो चेंज इन फोर्स और टाइम आपको ये हाफ बेस इंटू हाइट, ये टोटल ये जो एफ टी का ग्राफ है ये इम्पल्स होता है, ये इज इक्वल टू होता है मोमेंटम के। तो आप इजीली वेलोसिटी निकाल सकते हैं। एक ये बॉम्ब वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इनिशियली इसका मोमेंटम जीरो है, फिर ये 3 हिस्सों में बढ़ जाता है। असल में यहाँ पर इनका मास दिया हुआ है और यहाँ पर इनके बीच का एंगल दिया होता है, और इस एंगल से आप एक्स और वाई डायरेक्शन में मोमेंटम को कंजर्व करवाएंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। एक्स और वाई डायरेक्शन में मोमेंटम को कंजर्व करवाना है जो कि इक्वल टू जीरो होगा, तो आपको इसका हैवियर मास जो 3m का है इसका मोमेंटम पता लग जाएगा। करके देखना, ये क्वेश्चन बहुत इजी है, हो जाएगा। अगला जो कॉन्सेप्ट इसी के अंदर आता है वो है, इसके अंदर जो मोमेंटम के अंदर आता है वो है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम क्या चीज़ होती है? एंगुलर मोमेंटम होता है मोमेंट ऑफ द मोमेंटम। देखिए मोमेंटम क्या होता है, एम एन टू वी। इसका मैं अगर मोमेंट ले लूँगा तो वो एंगुलर मोमेंटम हो जाता है। इसको करने के लिए आप देखिए यहाँ पर इसको एच बोला जाता है, ठीक है, इसको बोला जाता है एच। अब यहाँ पर आपको पता है एक सिस्टम में एंगुलर मोमेंटम, मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम होता है एक्स में भी होगा वाई में भी होगा। पर अगर मुझे एक पॉइंट से, एंगुलर मोमेंटम हमेशा एक पॉइंट से निकाला जाता है, तो
यहाँ पर अगर आप देखेंगे इस पॉइंट से अगर मुझे एंगुलर मोमेंटम निकालना है इस पॉइंट से, तो एम वी एक्स इंटू वाई और एम वी वाई इंटू एक्स, यहाँ पे टोटल मोमेंटम हो जाएगा, इससे क्या हो जाएगा, एक्स इंटू एम वी वाई माइनस वाई इंटू, जो राइट हैंड थंब रूल से आप मोमेंट निकाल रहे हैं, तो मोमेंट ऑफ द मोमेंटम, याद रखिए मोमेंट ऑफ द मोमेंटम इज कॉल्ड एज एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, ये लिखे मोमेंट ऑफ द मोमेंटम इज कॉल्ड एज एंगुलर मोमेंटम। ये इसकी डेफिनेशन है और ये पूछी जाती है। अब यहाँ पर एक छोटी सी थ्योरम भी है। अब ये थ्योरम क्या है, बड़ा इजी थ्योरम है, ये क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जाता है कि आपने अभी देखा मोमेंट ऑफ द मोमेंटम हमारा एंगुलर मोमेंटम होता है, अगर मैं उसको ड्राइव कर देता हूँ, अगर मैं उसको डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने अगर इसको, इसका प्रिंसिपल पहले आप देख लीजिए, इसका प्रिंसिपल ये बोलता है कि मोमेंट ऑफ द एंगुलर मोमेंटम, मोमेंट ऑफ द या डेरिवेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम is equal to the moment of the force, is equal to the moment of the force acting at that point। मतलब अगर आप एंगुलर मोमेंटम का डेरिवेटिव करेंगे, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू द मोमेंट प्रोड्यूस्ड, टोटल मोमेंट एट ऑफ द पार्टिकल एट दैट पॉइंट, टोटल मोमेंट ऑफ द फोर्सेस एक्टिंग एट दैट पॉइंट। बहुत सिंपल सा है, पहले आपको ये समझ में आ जाना चाहिए। ये होता है, इसको कर दो डेरिवेटिव, जब इसको आप डेरिवेटिव करेंगे एम बाहर, ये अंदर चला गया, ये पूरा आ गया। अब आप एक्स डॉट को ऐसे लिख सकते हैं वी वी एक्स डी वी वाई डॉट या वी वाई, इसको हम ऐसे लिखेंगे एच डॉट, आपका ये आ जाएगा, ये बच जाएगा एच डॉट जो आप देख रहे हैं। अब आप इसको एच डॉट को, क्योंकि इसमें कट जाएगा तो ये बचेगा एम एक्स इंटू ए वाई माइनस वाई इंटू ए एक्स। अब यहाँ पर आप देखें m को अगर मैं अंदर ले जाता हूँ तो एम ए एक्स एफ एक्स हो जाएगा और एम ए वाई जो है वो एफ वाई हो जाएगा। तो ये बचेगा आपका एच डॉट विल बी एक्स इंटू एफ वाई माइनस वाई इंटू एफ एक्स। तो ये जो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ये मोमेंट के इक्वल होता है। इसका ना एक क्वेश्चन आता है, वो इम्पोर्टेंट होता है, मतलब ये आपको क्वेश्चन में अप्लाई कैसे करनी है ये चीज़, ये इसमें आप पढ़ सकते हैं। एक दो क्वेश्चन आप इसमें जो सॉल्व है देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। कि मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन है स्ट्रिंग वाला, ये क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन भी वही है, और इसके अंदर एंगुलर मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम की बात कर रहा है, और इसके अंदर जो है खाली एंगुलर मोमेंटम से ही क्वेश्चन निकल जाता है। बड़ा इजी है क्वेश्चन ये, अभी मैं आपको बता रहा हूँ। और ये जो चैप्टर है बस यहीं तक है, इसमें 2 ही टॉपिक हैं। ठीक है, अब ये आपने अभी पढ़ा कि इसमें एक चीज़ आ जाती है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो ये चीज़ कैसे सॉल्व होती है, आपने अभी देखा कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम है वो नेट मोमेंट के इक्वल होता है। अगर नेट मोमेंट इस पार्टिकल पे 0 है, अगर किसी भी समय ये पार्टिकल चल रहा है तो नेट मोमेंट इस पार्टिकल पर 0 हो जाए तो जो मोमेंटम है एंगुलर मोमेंटम वो कांस्टेंट हो जाता है, जो एंगुलर मोमेंटम है वो कांस्टेंट हो जाता है। अगर उसका मोमेंटम, यहाँ पे बात आ रही है मोमेंटम, मोमेंटम मतलब फोर्स, तो जब फोर्स का मोमेंटम 0 हो जाएगा तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व हो जाएगा। तो ये चीज़ आप इसमें देखिए, मैं पहले आपको ये न्यूमेरिकल करवा रहा हूँ, इसमें आप देखेंगे
एक पार्टिकल है मास m का अटैच टू एक्सटेंडेबल स्ट्रिंग। अब ये जो स्ट्रिंग है ये ऐसे लगा हुआ, ठीक है, इज रोटेटेड बाय यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब ये इसको घुमाया इसने अलोंग ए सर्कल रेडियस r0, ठीक है। अब ये नीचे से इसको खींचता है बाय पुलिंग द स्ट्रिंग एट द लोअर एंड, रेडियस ऑफ द पाथ रिड्यूस टू r0/2, डिटरमाइन द न्यू स्पीड एंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। कहता है ये ऐसे घूम रहा है, फिर इसको नीचे खींचा तो ये रेडियस हाफ हो गया। आपने बताना है कि टेंशन कितना जनरेट हुआ, और मास जो है 2, ये r01 है और v0 20 है। तो इनिशियल आप एंगुलर मोमेंटम आप इसका देखेंगे इनिशियल। अब इसमें कोई आप ये चीज़ देखिए कि मोमेंट ऑफ द फोर्सेस, क्योंकि ये ऐसे घूम रहा है, मोमेंट क्या होगा इस पॉइंट से, नेट मोमेंट जो होगा वो 0 रहेगा, क्योंकि ये ऐसे घूम रहा है सिंपली। तो यहाँ पर जो नेट फोर्सेस होते, जब भी कोई सर्कल में कोई चीज़ घूम रही है उसमें एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है। यानी कि अगर आप देखेंगे इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, mv/r0, mv/r0, और फाइनली m1v1r1, r1 क्या हो गया r0/2, m1 m इंटू v1 इंटू, तो हमारे यहाँ से v1 निकल जाएगी फाइनल वेलोसिटी। और टेंशन क्या है यहाँ पे, स्ट्रिंग में टेंशन क्या है, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये ऐसे घूम रहा है और यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स काम कर रहा है mg, ठीक है, और इधर चल रहा है ये इसका नॉर्मल रिएक्शन, तो r विल बी इक्वल टू mg। और यहाँ पर नॉर्मल एक्सेलरेशन क्या होती है, v²/r, तो वो इस डायरेक्शन में होगी क्योंकि इनर्शियल एक्सेलरेशन ऐसे है, तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी mv²/r, तो यहाँ से हम t निकाल सकते हैं, ठीक है। और भी इसमें ऑब्जर्व करने वाली बात है कि ये जो फ्रिक्शनल फोर्स इस पे लगेगा, अगर इसमें म्यू दिया होता तो, अब ये अगले क्वेश्चन में यही है कि इसमें अगर म्यू दिया होता तो आप ये जो है फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो इसके इक्वल हो जाता, ma के इक्वल, जो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी नेट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है उसके इक्वल हो जाता जो अगर म्यू दिया होता, ठीक है। अब अगर अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, इसमें म्यू दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, और ये है अपना एंगुलर मोमेंटम का पूरा एक्सप्लेनेशन मैंने आपको कर दिया है। अब ये जो अगला आप ये देख रहे हैं, इस क्वेश्चन के अंदर आपको कॉन्सेप्ट जो है इसका पता होना चाहिए कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम जो है h, वो किसके इक्वल होता है, इट इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ द फोर्स एक्टिंग, नेट मोमेंट ऑफ द फोर्स एक्टिंग एट दैट पॉइंट, ठीक है। तो पार्टिकल मास m का है, इट इज गिवन टू ए वेलोसिटी v इन ए सर्कुलर पाथ रेडियस। तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये रेडियस में घूम रहा है, वेलोसिटी v दे दी इसको, फाइंड द टाइम फ्रॉम विद द पार्टिकल विल कम इनटू रेस्ट। तो कहता है कब रुकेगा ये, तो जब ये इसको हमने वेलोसिटी v दी है, यहाँ पर आप ये देख रहे हैं इसमें दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और एक नॉर्मल एक्सेलरेशन। तो जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगी उसके अंदर आपको वो क्या होगी, वो कॉन्स्टेंटली घूम रहा है तो वो 0 होगी, और जो नॉर्मल एक्सेलरेशन होगी वो होगी आपकी v²/r। अब ये क्योंकि अपना ये रुक रहा है घूमते घूमते ड्यू टू फ्रिक्शन, तो यहाँ पर हमें एनालिसिस करना पड़ेगा कि जो μr का कंपोनेंट है, जो फ्रिक्शनल का कंपोनेंट है, उसके अपोजिट, जहाँ पे फ्रिक्शन की वजह से ही जो है इसका मोशन
जो है वो रुक रहा है। तो जो हम मान लेते हैं कि जो एच डॉट है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, वो किसके इक्वल है, एम इंटू जो नेट मोमेंट एक्टिंग एट दैट पॉइंट। तो मोमेंट ऑफ द नेट मोमेंट कितनी होगी, यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि मोमेंट जो है वो फ्रिक्शनल फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है, ये वाला म्यू इंटू आर, ये जो फोर्स लग रहा है इसकी वजह से पॉइंट ओ से मोमेंट कितना होगा, नेट मोमेंट म्यू इंटू आर ही होगा। और आर की वैल्यू क्या डल जाएगी, एम जी, आर की वैल्यू एम जी डल जाएगी, आर इज इक्वल टू एम जी। तो नेट मोमेंट हो जाएगा म्यू आर इंटू म्यू एम जी इंटू आर एट पॉइंट ओ पर। ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स मोमेंट क्या होगा, इतने के इक्वल होगा। और ये जो नेट मोमेंट है ये हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम के इक्वल होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एम बी इंटू आर, इसका हमने डेरिवेटिव ले लो तो एम आर बाहर आ गया डी वी बाई डी टी। डी वी बाई डी टी इज द डी एक्सरलेशन, जिसमें वो डी एक्सरलेट करेगा, उसकी वैल्यू म्यू जी हो जाएगी। तो ये हमारे पास क्या आ गई, एक्सरलेशन आ गई, जिससे वो डी एक्सरलेट करेगा, मतलब कि वो एक्सरलेशन जिसपे वो इसकी वजह से वो रुक रहा है। तो यहाँ पर हमें टाइम निकालना है, तो हमें इसको कैसे लिख सकते हैं, वेलोसिटी अपॉन में एक्सरलेशन म्यू जी। तो यहाँ से हमें टाइम पता लग जाएगा। ये क्वेश्चन में आप ये देख रहे हैं कि मोमेंटम जो जनरेट होगा वो म्यू आर इंटू दिस डिस्टेंस होगा, और कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा, इसी की वजह से इसके मोमेंट की वजह से ये रुक जाएगा इसका। तो ये है आपका इम्पल्स एंड मोमेंटम का चैप्टर, जिसमें एंगुलर मोमेंटम भी कवर होता है। ठीक है, इसको आप तैयार करिए, कुछ क्वेश्चन आप नीचे से भी लगा सकते हैं यहाँ पर। तो ये क्वेश्चन है x इज इक्वल टू दिस, y इज इक्वल टू दिस, डिटरमाइन द एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, h इज इक्वल टू क्या होता है, सिंपली ये फॉर्मूला आप लगाएंगे, ये वाला फॉर्मूला एम वी बाई इंटू एक्स और एम वी एक्स इंटू वाई। अब यहाँ पर आपको x दिया हुआ है, इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो वी एक्स आ जाएगा, इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो वी एक्स आएगा, फिर इसको करेंगे तो वी वाई आएगा, फिर उसके अंदर इसी को ही x से मल्टीप्लाई कर देंगे। v इंटू एक्स करना है ना, v इंटू एक्स करना है, यहाँ पर देख रहे हैं v इंटू एक्स कर रहा है, यहाँ पे v एक्स इंटू, यहाँ पे वी वाई इंटू एक्स करना है और x इंटू वाई करना है। तो इनको डायरेक्ट डिफरेंशिएट करके वापस इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो आप आराम से एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हैं। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। अब यहाँ पर आप ये देख रहे हैं, इसके अंदर भी वैसे ही क्वेश्चन है जैसे रोटेशन वाला बताया, इसको आप ट्राई करिए, बहुत आराम से समझना है इसको, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस हैं उसमें आपको ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं जिसमें नॉर्मल और टेंजेंशियल कंपोनेंट भी आएंगे। जो टेंजेंशियल कंपोनेंट होता है ना, वो तब जनरेट होता है जब एक्सरलेशन कांस्टेंट नहीं है। यानी कि जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर टेंजेंशियल कंपोनेंट निकला है, क्योंकि ये रुक रहा है, ये घूमने के बाद रुक गया, तो टेंजेंशियल कंपोनेंट है। अगर आप नॉर्मल की बात करें, वो हमेशा v स्क्वायर बाय आर रहेगी। इसी तरीके से ये चैप्टर कंप्लीट होता है।